शुरुआत करते हैं। सरस्वती माता का वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। कल मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कहाँ पहुंच गए थे? मोहम्मद रिहान सलोनी। कल हम प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कर रहे थे, राइट? यस और नो? यस सर। उसमें हमने पांचों चीजों का मतलब देख लिया, है ना? कोई बोले सलोनी? सर वॉइस क्लियर नहीं आ पा रहा मेरे तक। क्लियर है अभी आवाज? बोलिए। यस सर। एकदम क्लियर है। यस सर। थैंक यू। तो कल हमने जो शुरुआत की थी अपने, वो शुरुआत की थी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों प्रियम्बल को पढ़ने की, प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इस संविधान को एक पेज में डिस्क्राइब करना हो, जिसके ऊपर पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन खड़ा है, उसको प्रियम्बल कहते हैं। जैसे किसी जगह का क्या होता है, ड्राइंग होती है, पहला इंडेक्स होता है, एसेंस होता है। उसी तरीके से मेरे प्यारे प्यारे बच्चों क्या होता है, उसी तरीके से प्रियम्बल होता है। प्रियम्बल में क्या लिखा होता है, कल हमने देखा था। वैल्यूज इसमें दी गई हैं, जैसे नई चीजों को वैल्यूज कहते हैं नवदी। स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, न्याय, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और जस्टिस। क्या करता है? कनेक्ट अ पर्सन टू अ स्टेट। ये किसी व्यक्ति को राज्य से जोड़ता है, राज्य से जोड़ता है। ये आदमी को एक पॉलिटिकल पहचान देता है। ये बताता है सोर्स ऑफ पावर कौन है, सत्ता किसके हाथ में है, तो वी दी पीपल ऑफ इंडिया। ये बताता है कि देश कैसा हो, नेचर क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है। और कल हमने मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को देखना चालू किया था कि इंडिया इज अ सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। भारत एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। ये भारत की प्रकृति, जहां हमने सारे वर्डों को टटोला था। इसमें हमने देखा था कि संप्रभुता का मतलब होता है फ्री होना, ये जो किसी और पर निर्भर ना हो। ठीक है? किसी और पर निर्भर ना हो। जैसे भारत पर आज वो अपने इंटरनल और एक्सटर्नल सारे अफेयर अपने आप देख सकता है, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। सारे अपने इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर्स, उस पर किसी का कोई बस नहीं है। लोग उसको सजेशन दे सकते हैं, बट इंडिया इज अ फ्री कंट्री। उसके बाद हमने मेरे प्यारे प्यारे जिगर के टुकड़ों ये भी देखा था, सोशलिज्म क्या होता है। तो गरीबी और पॉवर्टी ना हो भारत में, इकोनॉमिक अनइक्वालिटी ना हो भारत में, तो भारत सभी को रोटी कपड़ा मकान मिले। और सरकार टैक्स के रूप में पैसा लेती है और गरीबों में बांट देती है। अमीरों से टैक्स लेती है, गरीबों में बांट देती है। गरीबों के बारे में बात करना, मजदूरों के बारे में बात करना और वोटिंग के जरिए सभी को आगे बढ़ाना, इसको कहते हैं बेटा सोशलिज्म। क्या कहते हैं? समाजवाद। पूंजीवाद क्या होता है? जो अमीरों को आगे बढ़ाए, जो ये कहे कि बाजार में जो जैसे चल रहा है उसको वैसे चलने दो। जो गरीबों की बात करे, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज की बात करें, मजदूरों की बात करें, उसको क्या कहते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? सोशलिज्म। सोशलिज्म के कई प्रकार हैं कि बराबरी लानी है हमें, लेकिन जो इसका मेन चीज है वो है लोकतंत्र के जरिए, थ्रू द मीन्स ऑफ डेमोक्रेसी वी वांट टू ब्रिंग इक्वालिटी इन इंडिया। कोई गरीब अमीर ना रहे, इसी को सोशलिज्म कहते हैं। आगे डिटेल में मैं इसको पढ़ाऊंगा।
अब आओ, कल हमने सेकुलरिज्म की भी बात की थी कि सेकुलरिज्म क्या होता है। धर्म के नाम पर चीजें ना होना, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, स्टेट विल नॉट हैव एनी रिलीजन। कानून बनाते टाइम, राजनीति करते टाइम, एजुकेशन के टाइम कोई भी रिलीजन का प्रयोग नहीं होगा। हमारा काम है ह्यूमनिज्म को आगे बढ़ाना। इसको आगे बढ़ाना, ह्यूमनिज्म को आगे बढ़ाना, धरती पे लोग ठीक से जी सके इस पे आगे बढ़ाना, आस्था के आधार पर जीवन ना होना, डिसीजन, स्कीम, पॉलिसी will be made on the basis of logic and not on the basis of the faith. This is called वेस्टर्न कॉन्सेप्ट। मैंने बताया था ये क्यों आया था, क्योंकि एक रिलीजन का अगर राजा है तो दूसरे, उस जगह पे अगर दूसरे रिलीजन के लोग रह रहे हैं तो उन पर अत्याचार कर, महिलाओं पे अत्याचार किया जाता। इसीलिए जब डेमोक्रेसी आई तो उन्होंने बताया कि हम यूज नहीं करेंगे, वी विल नॉट यूज रिलीजन टू मेक फ्रेम एनी पॉलिसी। पर भारत में क्योंकि बहुत सारे धर्म थे और भारत का क्योंकि बंटवारा भी हुआ था, तो हमने वेस्टर्न की सारी बात मान ली, लेकिन उसमें एक बात और भी जोड़ी कि देखो, इन इंडिया ऑल द रिलीजन्स आर इक्वल एंड दे हैव इक्वल प्रोटेक्शन फ्रॉम द स्टेट। कि भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी लोग होंगे वो सब धर्मों को बराबर माना जाएगा, है ना। आज तक की दिक्कत और है बेटा, कल से अब मैं आपको फुल फ्रेश शाम को क्लास लिया करूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पूजा, नवनीत, नंदू, कार्तिकेय, बढ़िया तरीके से आपकी क्लास होगी। आज तक का मुझे और काम था, वो काम पूरा हो गया। तो हमने क्या बोला, हम क्या करेंगे, राज्य को कोई रिलीजन नहीं होगा और हम ऑल रिलीजन को इक्वल मानेंगे, लेकिन हम बुराइयों को खत्म करेंगे। तो इंडियन सेकुलरिज्म क्या है, हम कोई भी नौकरी निकालते हैं, कोई भी स्कीम बनाते हैं, पॉलिसी बनाते हैं, वो धार्मिक आधार पर नहीं बनाते। पर कुछ देश क्या बनाते हैं, हाँ, ईरान में आप जाएंगे, इराक आप जाएंगे, तालिबान आप जाएंगे, पाकिस्तान आप जाएंगे, वहां पे कानून को भी वही कानून बनेगा जहां रिलीजन जितनी चीजें मानेगा उसी के आधार पर कानून बनेगा। अब आइए, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी किसी को कहते हैं, डेमोक्रेसी कल आपने ढेर सारी चर्चा की, वेयर विल ऑफ द पीपल आर सुप्रीम, वी हैव इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। फिर हमने एक वर्ड देखा था, रिपब्लिक और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। रिपब्लिक क्या होता है, यहाँ पर हेड ऑफ द स्टेट, राज्य का मुखिया इज इलेक्टेड, इट कैन बी एनीवन। बट कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जो कि अभी कहाँ पर है, अभी जापान में है, अभी जापान में है। वहां पर क्या होता है मेरे प्यारे प्यारे जिगर के टुकड़ों, राजा का लड़का को ही वहां का हेड ऑफ द स्टेट बनाते हैं, हायरार्किकल। इंडिया इज अ रिपब्लिक जो 26 जनवरी को मनाया जाता है। इतनी बात हमने की। अब इस तरह का क्वेश्चन इसमें आता है, इंडिया इज अ रिपब्लिक, इसका क्या मतलब है, भारत एक गणराज्य है, इसका क्या मतलब। यहाँ सी वाला मामला होगा, द हेड ऑफ स्टेट इन इंडिया इज नॉट हेरिडिटी। इसका मतलब यह है कि भारत में जो राज्य का प्रमुख होगा वो वंशानुगत नहीं होगा, द हेड ऑफ द स्टेट इज नॉट हेरिडिटी। वो राज्य का मुखिया लोगों के बीच में से ही। ये बात आपको समझ में आ गई। अब आइए, अब हमने आधी कल इतनी बात कर ली थी, कोई ऐसा बच्चा है जो पहली बार क्लास में आया हो। नवनीत कल यहाँ तक आप थी, पूजा, मोहम्मद यस। रिहान। अच्छा, ठीक है। अब आइए, अब प्रियम्बल, राज्य आपने देख लिया कि राज्य कैसा हो, ये बात आप देखिए।
भारत के लोग भारत में क्यों रहे, हम भारत में भारत के सिटीजन के रूप में क्यों रहे? तो हमें भारत में क्या मिलेगा, व्हाट विल वी गेट टू इन इंडिया। तो क्या कहता है, यहां से पढ़ेंगे हम एंड से। एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन जस्टिस, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, तो सबको यहाँ पर क्या मिलेगा, राजनीतिक न्याय मिलेगा। विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना की स्वतंत्रता मिलेगी, तो स्वतंत्रता मिलेगी, लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीव फेथ वर्शिप। और क्या मिलेगी, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड प्रमोट ऑल सिटीजन। क्या मिलेगी हमें, हम सबकी प्रतिष्ठा बराबर हो, हम सबको अवसर की समानता हो, तथा उन सब में व्यक्तियों की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता मिलेगी। फर्टर्निटी एश्योरिंग टू डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ दी। किसी भी नागरिक को, क्या मेरे प्यारे प्यारे जिगर के टुकड़े, अगर आप भारत में रहते हो तो भारत का संविधान कहता है कि ये चीज हम आपको जरूर दें। भारत के नागरिकों को क्या क्या देना चाह रहे हैं, पहले मोटी मोटी चीज याद करिए। सबसे पहला वर्ड है यहाँ जस्टिस, दूसरा वर्ड क्या है यहाँ लिबर्टी, तीसरा वर्ड है इक्वालिटी और चौथा वर्ड है फ्रेटर्निटी। पहला वर्ड है न्याय, दूसरा है स्वतंत्रता, तीसरा है समता और चौथा है न्याय स्वतंत्रता समता और बंधुता। चार चीजें आपको मिलेगी। तो देखिए ये चार चीजें क्या है, संविधान आपको जस्टिस देता है, राजनीतिक रूप का जस्टिस, यू विल गेट दी पॉलिटिकल जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस मीन्स हम सब बराबर हैं, सब लोग वोट दे सकते हैं, सब लोग एमपी एमएलए के रूप में चुने जा सकते हैं, उसको पॉलिटिकल जस्टिस बोलते हैं। सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस का मतलब क्या होता है, समाज में हमारी सबकी जो भागीदारी है वो बराबर है, हमको ऊंच नीच नहीं की जाएगी। सोशलिज्म में आता है लिंग के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, हम सबको बराबर माना जाएगा, तो उसको कहते हैं सोशल। इकोनॉमिक, कोई इकोनॉमिक आधार पर बड़ा छोटा नहीं हो। तो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि आप सबको न्याय मिलेगा, यू विल बी ट्रीटेड फेयरली इन द पॉलिटिकल सोशल एंड द इकोनॉमिक डोमेन। अगर आप भारत में रहोगे, यू आर पॉलिटिकली इक्वल, सोशली इक्वल एंड इकोनॉमिकली इक्वल। आप बताओ, इतनी बात समझ में आई कि हमको कितने तरह का जस्टिस मिलेगा। पॉलिटिकल मतलब हम सब इलेक्शन लड़ सकते हैं, सब लोग वोट दे सकते हैं। सोशल जस्टिस मतलब जेंडर कास्ट रिलीजन इसके आधार पर भेदभाव नहीं। इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब कि हम सब लोगों को बराबरी दी जाएगी पैसे में। बोलो कार्तिकेय, इतनी बात क्लियर है। पूजा, यस सर, क्लियर है। इकोनॉमिक जस्टिस मिल रहा है भारत में, द आंसर इज नो। 1% of the people in India are having 40% of the wealth। 1% लोगों पर 40% भारत की संपदा है। पॉलिटिकल जस्टिस मिल रहा है क्या, क्या संजय श्रीवास्तव आज एमपी एमएलए बनने की सोच भी सकते हैं, क्या रजनीश जी सोच सकते हैं, नहीं, कैसा लगता है। सोशल जस्टिस मिल रहा है क्या, महिलाओं को घर के अंदर डाल दिया गया है, कास्ट अभी भी है, तो एक्चुअल में कुछ नहीं मिल रहा, पर ऐसा एहसास करता है ना कॉन्स्टिट्यूशन एंड द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन envisage put forth the idea that people of this country will get these kind of justice। ये देखो, हंगरी इंडिया। अब आओ, स्वतंत्रता आपको मिलेगी, तो क्या राजा के टाइम में पीपल विल नॉट गेट फ्रीडम, द आंसर वाज नो।
लोग सोच नहीं सकते थे, कुछ बोल नहीं सकते थे, दूसरे धर्म के लोगों को जबरदस्ती कन्वर्ट कराया जाता था। तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज फ्रेम्ड, it was explicitly written that the political region of this country will get this type of freedom. फ्रीडम ऑफ थॉट, आपका कोई भी विचार हो सकता है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जो भी आप अपनी बात रखना चाहते हैं उसको कह सकते हैं, आपका मुंह कोई नहीं रोकेगा। फ्रीडम धर्म, यू विल गेट द फ्रीडम ऑफ फेथ। आप हिंदू होना चाहते हैं, मुसलमान होना चाहते हैं, नास्तिक होना चाहते हैं, पीपल के पेड़ को पूजना चाहते हैं, पत्थर को पूजना चाहते हैं, गोबर को पूजना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पूजिए। आपका किसी में विश्वास हो सकता है, उस काम को आप कर सकते हैं। आंख मीच के भगवान को याद करना चाहते हैं, करिए। चक्कर लगाना चाहते हैं, कर लगाइए। आपका यू कैन हैव एनी बिलीफ एंड इट विल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट सिक्योर योर बिलीफ। आपके विश्वास को वर्षित, आपका उपासना का तरीका कुछ भी हो सकता है, लाल कपड़े पहनिए, सफेद कपड़े पहनिए, जैनियों की तरह दिगंबर रहिए, कोई दिक्कत नहीं। इन इंडिया यू विल गेट फ्रीडम। आर कॉन्स्टिट्यूशन has 5 टाइप ऑफ फ्रीडम। बोलो बेटा, इतनी बात समझ में आई? पूजा, गायत्री, मोहम्मद रिहान साहब। यस सर। Yes, sir. तो 3 तरह का जस्टिस और 5 तरह की फ्रीडम, इसी की डिटेलिंग की गई है। कहा, द डिटेलिंग ऑफ दीज थिंग्स आर गिवन इन दी सब क्वेश्चन पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल राइट्स में इसको डिटेलिंग की गई है, किस तरह की स्वतंत्रता आपको मिलेगी। अब आगे बढ़ो। फिर भारत में आप अमीर हो, गरीब हो, बंगाल के रहने वाले हो, बिहार के रहने वाले हो, कहीं के भी रहने वाले हो, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया wants to provide you a dignity and the equality of opportunity। हम क्या चाहते हैं? आप सभी लोगों को डिग्निटी युक्त जीवन मिले, और जो भी चीजें आए वहां आपको अपॉर्चुनिटी मिले, इसमें आपको इक्विटी मिलेगी, बराबरी का मौका मिलेगा, हम सबका सम्मान बराबर है। रूसो ने ये कहा है, ध्यान से सुनना एक मेरी बात, हम इंसान के रूप में जन्म लिए हैं। वी आर टेकन द बर्थ एज अ ह्यूमन बीइंग, बाय वर्च्यू ऑफ इट वी ऑल आर इक्वल। मानव के रूप में जन्म लिए हैं, और इसीलिए हर दूसरे मानव के साथ हम समान हैं। हो सकता है हमारा इकोनॉमिक स्टेटस अलग अलग, हो सकता है हमारी एजुकेशन अलग अलग हो, लेकिन हम एज अ ह्यूमन सब लोग बराबर हैं। इसीलिए एज अ ह्यूमन हमारी डिग्निटी बराबर है, और इसको अपहोल्ड और प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। इस तरह की प्रतिष्ठा को बचाए रखना चाहिए। क्या इतनी बात समझ में आई? बोलो यस। यस यस सर। सर। तो अब आपको इस प्रियम्बल के क्वेश्चन याद रखने हैं। आपको याद क्या रखना है मेरे बच्चों, जरा ध्यान से सुनो कि हमको 3 तरह का न्याय मिलता है, 5 तरह की स्वतंत्रता मिलती है, और 2 तरह की समता मिलती है। वी गेट 3 टाइप ऑफ जस्टिस, 5 टाइप ऑफ फ्रीडम एंड इक्विटी। ठीक है, मैं फिर रिवीजन क्लास लूंगा। किसी को कोई नया है तो बच्चे को घबराने की जरूरत नहीं है। जस्ट बी विद अस फॉर फ्यू मंथ्स एंड यू विल सी अ डिफरेंट रिजल्ट। आपको सब कुछ आ जाएगा, आप बस मेरे साथ बने रहिए। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है, यहाँ पे देश के बारे में बताया है, फिर लोगों को क्या मिलेगा ये भी बताया है। इससे होगा क्या? इससे होगा क्या? ये सब लोग भारत से जुड़े रहेंगे, और भारत भी क्या रहेगा? बचा हुआ रहेगा। देखो, तो क्या करना चाहते हैं? फर्टर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ अ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। तो लोग भी, तेरी भी जय जय, मेरी भी जय जय, देश भी बना रहेगा और लोगों को आनंद भी आएगा। तो देश की, और अगर ये सब नहीं मिला, जस्टिस नहीं मिला, न्याय नहीं मिला, फ्रीडम नहीं मिला, स्वतंत्र, तो लोग कहेंगे मुझे इस घर में नहीं रहना, यहाँ मुझे कोई खाने को नहीं मिलता, पीने को नहीं मिलता, मेरा पापा चोर है, पीटता है, दारू पी के आता है, मुझे दूसरा घर चाहिए।
If people are of the India are not getting the justice, freedom, and equity, they will ask for request for or try to secede from India. इंडिया से वो क्या करने की कोशिश करेंगे? भागने की कोशिश करेंगे, अपना नया मुल्क बनाने की कोशिश करेंगे। अब भारत की कॉन्स्टिट्यूशन को कब अपनाया गया? आखिरी वाला पैरा पढ़ेंगे हम। इन द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली दिस 26 डे नवंबर 1949 do hereby adopt enact and give ourselves to the constitution। हमने बोला ये सब हम देंगे, हम दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 19 नवंबर 1949 को मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमा को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत करते हैं, अधिनियत करते हैं, आत्मार्थ। याद रखना बेटा, कॉन्स्टिट्यूशन को कब अपनाया गया? 26 नवंबर 1949। इसी एक पेज से बेटा हर एग्जाम में 3-4 सवाल निकालते हैं, चाहे आप लॉ का एग्जाम दो, जज का एग्जाम दो, सीयूपी का एग्जाम दो, पीसीएस का एग्जाम दो। मैं सभी बच्चों से एक हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा, आई विल मेक अ हम्बल सबमिशन टू एवरीवन दैट इसको यू शुड रीड थॉरोली, ये आपको याद होना चाहिए। कर लोगे बेटा यार? बोलो। यस सर। यस Yes, sir. अब जरा मुझे इस सवाल का आंसर दो। मैंने आपको बोला था कि सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। हमारे देश कैसा है? धरती सुनहरी अंबर, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा। कैसा है मेरा देश? ए की तरह का है, बी की तरह का है, सी की तरह का है, डी की तरह का है? कोई बच्चा बता सकता है? मैंने सीक्वेंस याद करने के लिए बोला था, फार्मूला भी बताया था। जी सर। कौन कौन बता सकता है? कोई बोलिए। जी सर। हो जाइए गायत्री। कार्तिकेय बोले सर बेटा। बी। कार्तिकेय। सर मैंने बी। इसका आंसर है बेटा सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, हिंदी में संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। ये आंसर है, इसको आप याद रखिएगा। आप जरा एक चीज छोटी सी और सुन लो, फिर ये प्रियम्बल क्लियर हो जाएगा। प्रियम्बल और प्रियम्बल के अंदर एक बार चेंज किया गया है। क्या प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है? का आंसर इज यस, प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। और क्या इसमें चेंज किया जा सकता है? कैन इट बी चेंज? द आंसर इज यस। एक बार इसमें चेंज किया गया बेटा। 3 अक्षर इसमें जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बना तो नहीं थे। देयर वर 3 एलिमेंट व्हिच वाज नॉट देयर इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। कौन कौन से चेंज है? 3 वर्ड इसमें बाद में डाले गए। उसको देखो। पहला वर्ड है सेकुलरिज्म, ये वर्ड बाद में आया है। दूसरा वर्ड है सोशलिज्म, ये भी बाद में आया है। और इंटीग्रिटी, ये वर्ड भी बाद में आया है। ये हमारे यहाँ चेंज किया था कॉन्स्टिट्यूशन में, तब ये 3 चीजें बाहर से आई थी। इसको आपको रट के रखना है। क्या कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव किया जा सकता है? यस। कैन द कॉन्स्टिट्यूशन बी चेंज, अमेंड? द आंसर इज यस। कोई भी अच्छी चीज आप अपने घर में करना चाह रहे हैं, करिए, लेकिन अगर बुरी चीज करना चाहेंगे तो नॉट अलाउड। तो द प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाज चेंज्ड वंस एंड 3 थिंग्स वर एडेड बाय द 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976। इन वर्डों को आप कॉपी में नोट कर लीजिए, सोशलिज्म, सेकुलरिज्म एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन बाय 42 अमेंडमेंट 1976। अरे ये याद रखोगे? बोलो यस। जी सर। यस सर। इसको लिख लेना। सलोनी की बात समझ में आ रही है बेटा? अनु? यस सर। यस कोई सर। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक?
अब आइए फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं। थोड़ी बात पहले भी मैंने इसकी आपको बताई। फंडामेंटल राइट क्या होते हैं, फिर से एक बार बोलता हूँ। जैसे एक बीज है, वो आप उसके अंदर क्षमता तो है कि वो अपने आप उगे, लेकिन उसको कुछ बाहरी चीजों की जरूरत रहती है। लाइक every seed has the potential to become a tree. You all have the potential to become IAS or take a government job, but आपको कुछ एक्सटर्नल जैसे किसी बीज को सूर्य चाहिए, इट नीड्स सनलाइट, सन रेज फॉर फोटोसिंथेसिस, इट नीड्स मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल्स, मिनरल चाहिए सॉइल्स के लिए, इट नीड्स वाटर, तब वो उगेगा। अगर उसको अलमारी में रख दोगे तो क्या वो उग जाएगा? हजारों वर्ष रखा रहे का आंसर इसमें। ऐसे ही मनुष्य के अंदर भी बहुत सारी संभावना है। एवरी ह्यूमन बीइंग कैरी अ पोटेंशियल विद देम टू रीच टू द ऑप्टिमम लेवल ऑफ डेवलपमेंट, बट दे वांट सर्टेन हेल्प। तो जो जो चीजें उनको चाहिए, जो उनके डिमांड्स और क्लेम है, रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, एजुकेशन चाहिए, धर्म की पूजा करने को उनको मिले, तो दैट डिमांड एंड क्लेम्स आर कॉल्ड राइट्स। जो भी राज्य से वो मांगते हैं उनको कहते हैं राइट्स। व्हाट आर राइट्स? द डिमांड एंड क्लेम ऑफ अ पर्सन फ्रॉम द स्टेट इज कॉल्ड अ राइट। व्हाई राइट्स आर important? Because it help a person to gain its full potential for पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। जो भी हमारी मांगे और दावे हैं वो अधिकार है, पर क्या सारी हमारी मांगे और दावे राइट्स कहा जा सकता है? तो आंसर इसमें एक आदमी कहता है मुझे बॉक्सर बनना है, जब भी मैं किसी को देखूं मुक्का मार दूं, तो राइट्स मिलना चाहिए? नो, नो सर। देयर इज अ कंडीशन दैट ओनली दोज राइट्स, only those demands and claims will be given to you, that they should not be anti-social। कोई बुरी नहीं होनी चाहिए। मुझे अमीर बनना है तो मुझे संजय के घर चोरी करने का राइट होना चाहिए, क्या ऐसा मिलेगा? किसी के घर में चोरी करने का राइट तो नो, उससे हार्म होता है दूसरा आदमी को। तो इसको राइट्स कहते हैं। अब राइट्स में आपको जो पॉलिटिकल साइंस में आपने पढ़ा होगा फंडामेंटल राइट्स। व्हाट आर फंडामेंटल राइट्स? व्हाट आर फंडामेंटल राइट्स? फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं ये देखो। फंडामेंटल राइट्स आर दोज राइट्स which are written in the constitution of a country। तो किसी देश के किसमें लिख दिए जाते हैं? संविधान में लिख दिए जाते हैं। इसको कहते हैं फंडामेंटल राइट्स। इसके बारे में एक क्लास में हमने बहुत ज्यादा चर्चा की। आप होंगे उस क्लास में। यस और नो? व्हाट आर फंडामेंटल राइट्स? तो ऐसे राइट्स जिनके बगैर हमारे में और गधे में, घोड़े में, कुत्ते में कोई अंतर ना रह जाए, जिनके बगैर हमारा जीवन कुछ ना हो, ऐसे राइटों को जब कोई देश बनता है तो सीधा एक बहुत बड़ी किताब में लिख दिया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन में। उसको आप फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। उसके बगैर मनुष्य का जीवन कुछ नहीं है, उसी को फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं बच्चों? यस सर। अब आइए फंडामेंटल राइट्स में एक राइट्स आज हमको पढ़ते हैं, फ्रीडम वाले 19 से। 14 से जो मैंने आपको 18 बताए थे वो सब लोगों ने किए थे क्या? बोलिए यस और नो। सबने किए होंगे। पर मैं आपको आज, चलो फिर दोबारा भी इसका रिवीजन कराऊंगा। पहले मैं आपको स्वतंत्रता का राइट्स बता रहा हूं। मैं आपको राजा के टाइम में ले चलता हूँ और अंग्रेजों के टाइम पे।
राजा लोग क्या कहते थे कि तुम बोल नहीं सकते। रिलीजन क्या कहता था, तुम बोल नहीं सकते। एक आदमी था कॉपरनिकस, जिसने ये बोला था कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगा, पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगा, या रिवॉल्व अराउंड द सन। बट बाइबल में लिखा है कि पृथ्वी सबसे बड़ी है, सबसे सुंदर है, और भगवान ने उसको बनाया, सूर्य उसके चक्कर लगा। तो जैसे ही कोपरनिकस ने ये बोला, सारे पादरी खड़े हो गए और उसका गला कटवा दिया। फिर एक दूसरा साइंटिस्ट आया, गैलीलियो, उसने बोला ये बात सही है। फिर उसको धर्म ने पकड़ा और बोला तेरा गला काटेंगे। उसने बोला जी, धरती सूर्य को छोड़ो, जो तुम कहते हो सब सही है। तो बोलने की आजादी नहीं, रहने की आजादी नहीं थी, कहीं घूमने फिरने की आजादी नहीं थी, कोई भी प्रोफेशन चुनने की आजादी नहीं थी। जो एक कास्ट में जन्मा है, अभी भी ये आजादी नहीं है। अगर आप पंडित के धर्म में नहीं बने तो क्या आप किसी मंदिर में पुजारी हो सकते हो पढ़ लिख कर? हेलो, आंसर इज नो, वेरी डिफिकल्ट। एक सर्टन कम्युनिटी से एक सर्टन काम कराया जाता है। तो जब भारत का संविधान बना, उन्होंने कहा कि हम सब लोगों को स्वतंत्रता देंगे। मैंने आपको कभी स्वतंत्रता का मतलब समझाया होगा, उसका स्वतंत्रता का मतलब धीरे से फिर से समझाता हूँ, जरा ध्यान से सुनो। स्वतंत्रता का मतलब क्या हो? व्हाट डू यू मीन बाय फ्रीडम? फ्रीडम समझा, फ्रीडम का मतलब क्या है? फ्रीडम का मतलब होता है कि मैं अपनी मन मर्जी से जो कुछ करना चाहता हूँ वो कर सकूं। जो मैं करना चाहता हूँ वो करूँ, मेरे ऊपर कोई बंधन ना हो। जैसे एक पक्षी है, आकाश में उड़ना चाहता है और वो उड़ भी सकता है। क्या आजादी उसको ये मिलनी चाहिए या नहीं? बोलिए यस या नो। अरे बोलिए, या उसे यस पिंजड़े सर। में बंद कर दे? मोहम्मद रिहान साहब, यस सर। मिलनी चाहिए कि नहीं? यस सर। तो जो मैं कर सकता हूँ, जो मुझ में क्षमता है, मुझे कोई रोके ना। मैं अपनी मर्जी से शादी करना चाहता हूँ, मैं अपनी मर्जी से केरल में रहना चाहता हूँ, मैं अपनी मर्जी से घूमना फिरना चाहता हूँ, मैं अपनी मन मर्जी का प्रोफेशन करना चाहता हूँ। कोई समाज, कोई धर्म, कोई अन्य व्यक्ति मुझे ना रोके। देयर शुड बी अ absence of bondage is called freedom. What is the definition of freedom of and liberty? Absence of bondage. मैं आपको एक चित्र दिखाता हूँ, उससे आपको समझ में आएगा। नेगेटिव लिबर्टी, दो तरह की स्वतंत्रता होती है, एक मीनिंग अभी समझा, तो दूसरी बाद में समझ। एक सेकंड देना बच्चों, आवाज तो ज्यादा नहीं है। इससे 4 गुना तेज नहीं। बेटा मैं निकालता हूँ आप लोगों के लिए। ये देखो, ये फोटो है। ये पक्षी है, ये उड़ना चाहता है, ये उड़ भी सकता है। तो क्या इसे जंजीरों से बांधना चाहिए? नहीं। तो क्या कहा जाता है, व्हाट इज लिबर्टी? एब्सेंस ऑफ बॉन्डेज, बंधनों का अभाव। ये बात समझ में हो गई? कोई भी बंधन ना होना, इसको नेगेटिव लिबर्टी कहते हैं। ना 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 ना। स्वतंत्रता का मतलब क्या है? बंधनों का अभाव।
क्या इतनी बात समझ में आई? पूजा, निशा, नवप्रीत, सात्विक। यस सर। यस यस सर। सर। उसी को हमने अपने फंडामेंटल राइट बनाया कि हम स्वतंत्रता दें, कोई रोकेगा नहीं। कुछ भी बात आप कहना चाह रहे हैं, कहिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वो क्यों जरूरी है? जब तक हम कोई बात कहेंगे नहीं तो मानवता आगे कैसे बढ़ेगी? किसी ने ये कहा कि सती अच्छी नहीं है, नहीं तो औरतों को चिता पर डाला जाता। किसी ने ये बोला हवाई जहाज होना चाहिए, तो हवाई जहाज हो रहा। तो इस दुनिया में जो सबसे बड़ी चीज है नई नई चीजों का बनने का, उसका आधार है फ्रीडम ऑफ स्पीच। कोई नई बात आकर कहता है तभी लोग पहले उस पर हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं, फिर धीरे से उसको मान लेते हैं। दूसरा, एसोसिएशन। लोग अपना कोई भी पार्टी बना सकते, असेंबली इकट्ठा हो सकते, प्रेसिडेंट्स कहीं पर भी घर ले सकते, मूवमेंट कहीं भी आ जा सकते हैं, प्रोफेशन कोई भी पेशा अपना सकते। तो आर्टिकल 19 हमने लिखा, और आर्टिकल 19 में हमने क्या लिखा? सबको आजादी है बोलने की, संगठन बनाने की, साथ में मिलकर चलने की, कहीं भी रहने की, एक जगह से दूसरी जगह जाने की, और कोई भी पेशा अपनाने की, कोई उसे रोकेगा नहीं। क्या ये बात समझ में आई? आर्टिकल 19 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। यस सर। यस सर। यस सर। आगे, बोलने की आजादी बहुत जरूरी है। तो हमारे यहाँ बोलने की आजादी में ही टेलीविजन पर भी और अखबार में लिखने की आजादी आती है। तो एक केस हुआ था इंडियन एक्सप्रेस का केस। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोला अखबार में लिखने की आजादी या टेलीविजन में चीजें दिखाने की आजादी भी आर्टिकल 19 शामिल। दिस टाइप ऑफ फ्रीडम इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच। आज की डेट में जो टीवी में फिल्में दिखाई देती है अच्छी या बुरी, वो इसी का पार्ट है। अब आओ, बीच में क्या है? कौन सी आजादी मिली? पहले अंग्रेज लोग क्या करते थे? लोगों को बिना वकील बिना दलील उठा उठा के जेल में बंद कर देते। सालों साल लोग सड़ते, उनका जीवन हनन हो रहा, उनको भी फ्रीडम की जरूरत। तो जब देश का संविधान बना, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो क्या बना? जब देश का संविधान बना तो उसके अंदर बात हुई कि भाई लोगों को अगर पकड़ा जा रहा है और उन पर वो सजा कोई बोल रही है, सजा, यहाँ पर एक वर्ड याद रखना, सजा, तो तब भी उनके कुछ अधिकार होंगे। क्या अधिकार होंगे सजा मिलने पर भी? ध्यान से सुनो, इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में ही बोलूंगा। पहला, आज भी ये फंडामेंटल राइट है हमारा, नो सेल्फ डिस्क्रिमिनेशन। किसी भी आदमी को जब पकड़ा जाएगा तो उसको डंडे मार मार कर ये नहीं कहा जाएगा कि आप अपने ही खिलाफ कबूल करो कि ये आपने किया है। नहीं, पहले अंग्रेज लोग और पुलिस डंडे मार मार कर ये करा देते। तो जब भारत का संविधान बना तो बोला भाई ये तुम्हारा काम है पता लगाना इसने किया है या नहीं किया, तुम उसको जबरदस्ती नहीं करोगे। अभी क्या होता है? पुलिस के सामने वो लोग हाँ कर देते हैं और कोर्ट में जाके मुकर जाते हैं, कहते हैं जबरदस्ती की। तो आर्टिकल 20 क्या कहता है? प्रोटेक्शन टू रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन और ऑफेंस। जब सजा मिलनी है या कन्विक्ट होना है तब जबरदस्ती उससे उगलवाया नहीं जाएगा। बी नंबर, नो डबल जेपार्डी। इसका मतलब क्या होता है? एक ही
एक ही आदमी को एक ही केस में 2 बार सजा नहीं होगी। जैसे 2 बार सजा का मतलब क्या है? भाई एक बार किसी ने कत्ल किया, उसको 7 साल की सजा मिलनी थी, 7 साल नहीं, इसमें तो 18 साल 14 साल ऐसे नहीं, तो उसको 14 साल की सजा होगी। जैसे ही वो बाहर आया, उसको फिर 14 साल के लिए डाल दिया उसी केस में। क्या ऐसा हो सकता है? जैसे अनु, कार्तिकेय, पूजा, नो सर। नो सर। भाई नो सर। एक बार गलत काम किया था, आपने क्या किया? एक बार सजा दे दी, एक बार सजा दे दी। अब आप 2 बार सजा एक ही के नहीं, दोहरी सजा से बचाव। क्या मेरे बच्चों? दोहरी सजा से बचाव। अच्छा, 2 बार सजा नहीं हो सकती। हाँ, लेकिन वो किसी गवर्नमेंट में काम कर रहा है तो वहां पर उसके खिलाफ जांच हो सकती है, उसको सस्पेंड भी किया जा सकता है, पर 2 बार सजा नहीं हो सकती। दूसरा, जो कानून आज बना हुआ है और आज इसने कोई गलत काम किया है, और जब अगर कानून उसका बना हुआ है तभी उसको सजा होगी। अगर वो कोई नई चीज आई है और उस पर कोई कानून नहीं बना हुआ है तो उसको सजा नहीं। जैसे मान लो किसी ने, उदाहरण दे रहा हूँ, गाली, वैसे गाली के लिए कानून है पर समझाने के लिए बता रहा हूँ। गाली, गाली के लिए आपने कोई कानून आज नहीं बनाया हो, लेकिन आप भारत की संसद, भारत की पार्लियामेंट कल कोई कानून बनाती है 19 अप्रैल में। लेकिन लेकिन वो गाली दी गई है 18 को। तो क्या 18 को जो गाली दी गई थी उसके ऊपर भी जो 19 को कानून बना है उसके आधार पर केस चल सकता है? आंसर इज नो। पहले कानून बनाओगे, उसके बाद अगर वो कोई ऑफेंस होगा तभी होगा। ये नहीं कि आपने कानून तो बाद में बनाया और उस बाद में वो बने हुए कानून के हिसाब से अ, पहले वाले हुए काम, किए हुए गलत काम पर आप सजा दे रहे हो। तो इसको कहते हैं नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। पहले कानून बनेगा, उसके आधार पर ही दंड मिलेगा। अगर कोई कानून उस समय नहीं है तो कोई दंड नहीं दिया जा सकता। पुराने टाइम में लौटा के कानून बना के पुराने काम के लिए दंड नहीं दिया जा सकता। बोलो। जैसे एक उदाहरण हो गया, जो भी पेंसिल लेकर नहीं आएगा, टीचर ने ये कहा, तो एक बच्चे ने पेंसिल लेकर नहीं आया, तो अब टीचर ने ये बोला सुबह 9 बजे खड़े होके कि जो भी पेंसिल लेके नहीं आएगा उसको पीटा जाएगा। आज बताया, और आज ही लोगों की पेंसिल चेक कराई, और आज पेंसिल 4-5 बच्चों पर नहीं मिली। तो बच्चे क्या कहेंगे? सर आप पहले बताते तो ध्यान देते, आज आप बता रहे हैं कल से हम लेकर आएंगे। या फिर वो पीटने लग जाए, उसी टाइम बताकर जो जो नहीं लेके आया उसको पीटने। क्या जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। जब तक कोई कानून नहीं है तब तक उसके लिए सजा नहीं दी सकती जा सकती। नो एक्स पास्टो नो, क्रिमिनल केसों में नहीं ली जा सकती, बाकी में ली जा सकती। अब देखो एक चीज बताता हूँ, 2 तरह के हमारे यहाँ मामले आते हैं कोर्ट में। एक को बोलते हैं सिविल। सिविल कौन सा होता है? सिविल का मतलब होता है दीवानी। इसमें किसी की मर्डर नहीं की गई है, मारा पीटा नहीं गया है, दीवानी को, किसी ने रेंट नहीं भरा है, चालान का मामला है, उसको बोलते हैं सिविल। एक और ऑफेंस होता है जिसको बोलते हैं क्रिमिनल। क्रिमिनल क्या होता है? किसी की हत्या कर दी है, किसी के यहाँ चोरी कर दी है, किसी का बलात्कार कर दिया, हाथ तोड़ दिया, उसको बोलते हैं
फौजदारी, क्रिमिनल ऑफेंस। ज्यादातर सिविल केस में कम सजा होती है, जुर्माना होता है, और क्रिमिनल केसों में सजा ज्यादा होती है। जैसे चालान नहीं है हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, हमारे यहाँ क्या नहीं है? ड्राइविंग लाइसेंस नहीं। तो ये कौन सा मामला बनेगा हमारे ऊपर? सिविल मामला। तो हम पे लाइसेंस नहीं है, कानून है कि लाइसेंस होना चाहिए, लेकिन हमारे पास नहीं है। वह चालान ले लो जितने का है, तो कैसा मामला बना? सिविल। लेकिन किसी ने किसी की हत्या कर दी है, तो ये कैसा मामला बनेगा? क्रिमिनल। फौजदारी। क्या इतनी बात समझ में आई? बोलो यस। यस सर। यस यस सर। सर। क्रिमिनल क्या होता है? और जो वो खुद क्या ने होता है? जुर्म किया हो। हमारे यहाँ इसकी सजा ज्यादा है। जब कोई क्रिमिनल केस होता है तो उसके खिलाफ देश लड़ता है, पूरी व्यवस्था, गवर्नमेंट लड़ती है क्रिमिनल केसेस में। तो क्रिमिनल केसेस में तो बिल्कुल ही पुराने टाइम पर जाकर सजा नहीं दी जा सकती, वरना सरकार क्या करेगी? नए टाइम में कानून बनाएगी और पुराने जो उसके विरोधी हैं उनको पकड़ पकड़ के जेल में डालेगी। नहीं, पहले कानून बनाओ, फिर ही जेल जा सकते। ये बात क्लियर हुई? बोलो सलोनी, पूजा, निशा, नवप्रीत, यस सर। कार्तिक, इन्नू, सलोनी। यस यस सर। सर। यस सर। अब आओ, आखिरी बात सुनो आज की। कल से आपकी क्लास डेली होगी, शाम में होगी। और शाम में कितने बजे का टाइम रखते हैं हम? 7 से 8 रखते हैं कि 8 से 9 का रखते हैं? बोलो, जिसमें सब आ जाते हैं। बोलिए सारे बच्चे। सर सुबह में। शाम में। सर 6 बजे। बाकी लोगों का क्या मानना है? नौकरी। सर 60 ठीक है। पूजा, निशा कुमारी। सर इवनिंग में जब भी। 7 से करके देखते हैं। यस सर। अब आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा मैं, या 8 से कर लेते हैं? 8 बजे तक तो सब घर आ ही जाते हैं। 8 से ही। कल की क्लास 8 से हो रही। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरे नंबर पर आप अपने जो दोस्त हैं सबका नंबर मैसेज कर देंगे, जो कि मैं उनको भी जोड़ सकूं और उनको भी पढ़ा सकूं, जो भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, या लॉ की तैयारी कर रहे हैं, या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। सब बच्चे अपने 10 दोस्तों का फोन नंबर, जो वो जानते हैं, उनका मेरे को पर्सनल व्हाट्सएप कर देंगे और उनको जोड़ेंगे। हमें कम से कम 100 बच्चों का टारगेट है कि उनको जोड़ना है। ये बात समझ में आई? बोलिए यस। यस जो भी सर। आपके यस कॉलेज सर। कॉलेज में हो, जानकार हो, धीरे धीरे उनको हम पूरी कराएंगे। तो रिक्वेस्ट है सलोनी, पूजा, निशा, नवप्रीत, कार्तिकेय, अनु, कि मुझे आप एक अपनी कॉपी में लिस्ट बनाकर दीजिए। तो जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके नंबर मुझे आज शाम तक मैसेज। आइए अब अगली बात करते हैं। मेरे प्यारे प्यारे बुजुर्ग, क्या बात करते हैं? अगली बात, जीने का। जीना क्या होता है? जीना क्या होता है? भाई कोई हमें मारे ना, कोई हमें मारे ना, कोई हमें पीटे ना, कोई हमारी बॉडी को ना छेड़े, तो हम सबको जीने का अधिकार। वी हैव द राइट टू लाइफ। क्या मेरे बच्चों? वी हैव द राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ क्या होता है? मैंने पहले भी समझाया होगा। क्या लगता है कि बकरे को, मुर्गी को, मुर्गी के चूजे को, अंडे को जीने का अधिकार है? बोलो।
नहीं, उसको रोज काटा जाता है, रोज मारा जाता है, रोज काटा भी जाता है और रोज मारा भी जाता है। पर क्या इंसान के को, बच्चे को अगर किसी ने मार दिया जान से, उसकी माँ ने ही मार दिया, तो क्या उस पर केस चलेगा? का आंसर इज यस। इंसानों को, उनके शरीर को कोई क्षति ना पहुंचाई जाए, उनको जान से ना मारा जाए, और उनके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए जितनी चीजें जरूरी हैं, उसको कहते हैं जीवन का अधिकार। इट इज कॉल्ड राइट टू लाइफ। कि मेरे जीवन को अच्छी तरीके से जीने के लिए कोई नहीं रुकेगा, कोई मुझे मार नहीं सकता, कोई मुझे पीट नहीं सकता, कोई मेरी जान नहीं ले सकता। बल्कि अच्छा जीवन जीने के लिए जो मैं रोटी, कपड़ा, मकान, किससे मैं शादी करना चाहता हूँ, ये सब मुझे मिलेगा। तो इसीलिए कहते हैं, फंडामेंटल राइट्स में लिखा गया, हर आदमी को जीने का अधिकार होगा। ऑल द पीपल विल हैव द राइट टू लाइफ। ऑल द पीपल विल हैव राइट टू लाइफ। समझ में आया जीवन का अधिकार क्या होता है? मेरे को एक अच्छा जीवन जीने के लिए जो भी चीजें चाहिए, वो राइट टू लाइफ के अंदर है। मुझे शादी करने का मेरा किसी से मन है, अब मैं उससे शादी ही नहीं कर पा रहा, अब मुझे रोक रहा है, तो क्या मैं अच्छा जीवन जी रहा हूँ? बोलो। नहीं। मेरा कोई मेरा क्या है, मुझे अपने घर में रहना है, सोना है, लेकिन मुझे रात को कोई शोर मचा रहा है, हल्ला कर रहा है, डीजे बजा रहा है, तो क्या मैं अच्छा जीवन जी पा रहा हूँ? नहीं। बाहर वायु प्रदूषण हो चुका है, देयर इज एयर पोल्यूशन विच इज हिंडरिंग माई लाइफ। क्या मैं एक अच्छा जीवन जी पा रहा हूँ? द आंसर इज नो। तो जो भी चीजें इसमें जरूरी है, उसी को कहते हैं बेटा राइट टू लाइफ। अपने मैं क्या खाना चाहता हूँ, क्या पीना चाहता हूँ, मैं कब उठना चाहता हूँ, मैं कब किससे शादी करना चाहता हूँ, मेरी जो निजी चीजें हैं वो कोई लीक ना करे, मेरे फोन को कोई टैप ना करे, मेरे को अच्छी सांस आए। और कल इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा। ये जो लोग होते हैं होमोसेक्सुअल, ये भी अपनी मन मर्जी से अपना जीवन जी सके, अपना पार्टनर कर सके, इसी को कहते हैं बेटा राइट टू लाइफ। जीवन का अधिकार, एक अच्छा जीवन करने के लिए जिन भी मेरे शरीर, मेरी आत्मा और मेरे शरीर की जितनी भी जरूरतें हैं वो पूरी हो, इसी को कहते हैं राइट टू लाइफ। बहुत बड़ा अधिकार है। मैं अगर किसी ने पकड़ के मुझे दिया तो मुझे हथकड़ी नहीं लगेगी। तब तक हथकड़ी नहीं लगेगी जब तक मुझे एकदम क्लियर ना हो जाए कि मैं दोषी हूँ। हाँ, मुझे कपड़े भी कैदी के नहीं पहनाए जा सकते। मुझे कैसे कपड़े पहनाए जाएंगे? साधारण, क्योंकि मैं तो अभी पकड़ा ही नहीं, वो दोष सिद्ध ही नहीं। तो क्या मुझे सांस लेने का अधिकार है? हाँ। क्या मुझे हेल्थ का अधिकार है? हाँ, हेल्थ का अधिकार है। क्या मुझे रात को सोने का अधिकार है? हाँ। एक केस हुआ था बेटा, पुट्टा स्वामी केस। उसने बोला था मेरी निजी चीजों को ना कोई व्यक्ति ना कोई आदमी छीन सकता। उसने बोला कि मेरी निजता, मैं क्या खाता हूँ, क्या पीता हूँ, रात को कब सोता हूँ, मेरे बैंक की डिटेल, मेरी आधार कार्ड की डिटेल, मेरे बगैर पूछे कोई नहीं ले सकता। तभी तो मैं एक अच्छा जीवन। तो इसको कहते हैं राइट टू लाइफ, जीवन का अधिकार। हम सबको जीवन का अधिकार। तो ये है जीवन का अधिकार। थोड़ा सा मैं एक चर्चा 22 पे भी कर देता हूँ, इन दोनों को दोबारा से ना फिर से समझाऊंगा आज, कल जब मिलेंगे ना। कल हम 1 बजे भी मिलेंगे और फिर शाम को भी मिलेंगे, क्योंकि आपकी तो
आर्टिकल 22 सुनिए। पहले 21 के अंदर एक और जोड़ा गया है, शिक्षा का अधिकार। जो 8वीं तक मुफ्त आपको क्या मिलता है मेरे जिगर, मुफ्त आपको मिलता है शिक्षा। भारत में 8th तक कोई फीस नहीं ली जाती, सरकार की तरफ से क्या दी जाती है, एजुकेशन भी दी जाती है। तो भारत में 21A राइट टू लाइफ के अंदर ही राइट टू एजुकेशन भी जोड़ा गया है। राइट टू एजुकेशन, हर बच्चे को 8वीं तक भारत सरकार फ्री शिक्षा दे जाती है, इसको बोला जाता है राइट टू लाइफ, तो राइट टू एजुकेशन। अब एक आइए 22 में क्या होता है, जब किसी को पकड़ा जाता है, सरकार अगर किसी को पकड़ लेती है, पुलिस पकड़ लेती है, तो भी उसके पास 3 अधिकार है। कल मैं सब दोहराऊंगा दोबारा आपकी समझ बढ़ाने के लिए, और आज शुरुआत कर देंगे। जब उसको पकड़ लिया जाता है मेरे प्यारे जिगर के टुकड़े, तो क्या होता है, तब भी उसको 3 अधिकार है। जैसे ही उसको पकड़ा जाएगा, उसको कारण बताना पड़ेगा कि आपको क्यों पकड़ा गया। पहले अंग्रेज लोग बताते नहीं थे, व्हाट इज द रीजन व्हाई दे हैव kept us in the custody, कारण बताना पड़ेगा। 24 घंटे के अंदर वकील मिलेगा, तो मनचाहा वकील मिलेगा। तो जैसे ही कोई पकड़ता है पुलिस वाला, तो सबसे पहले थाने में ले जाके ये कहता है अपने घर वालों को फोन कर दो और अपने वकील को बुला लो। ये नहीं कि उसको पकड़ लिया कहीं ले गए और उसका पता भी नहीं चला, नहीं। एवरी पर्सन इन इंडिया हैव दिस राइट दैट if he is taken into custody, reason will be given to him or her, and and they will be confer given a lawyer। और पुलिस का काम पकड़ना है, क्या सही पकड़ा गया है, नहीं पकड़ा गया, आगे केस चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए, देखना किसका काम है, जज का। तो 24 घंटे के अंदर जिस भी आदमी को पकड़ा गया है, विदिन दी ट्रैवलिंग का टाइम छोड़कर उसको जज के सामने पेश करना होता है। क्या करना होता है बच्चों, जज के सामने पेश करना। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, हर किसी आदमी को जब उसको पकड़ा जाता है तो 3 राइट होते हैं। पहला रीजन, दूसरा वकील, मनचाहा वकील, लॉयर, तीसरा 24 घंटे के अंदर पेश। वरना तो ये पुलिस वाले क्या करेंगे, पकड़कर कहीं ले जाएंगे और पता भी नहीं चलेगा। तो गिरफ्तारी करते वक्त भी आदमी को 3 अधिकार मिलते हैं। क्या ये बात समझ में आई? बोलो यस, बोलिए। यस यस सर। सर। अब मैं आज शाम को आपको नोट्स भी देने लग जाऊंगा। जो भी बच्चे आप में से एनसीईआरटी का कोर्स करना चाह रहे हैं, वो मेरे ऐप पर जा सकते हैं, वहां से कोर्स परचेज कर। और आप में से जो भी बच्चे हैं जो पूरा यूपीएससी की तरफ पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए अलग से क्लासें लगती हैं, आप उनको कर सकते हैं। तो सभी बच्चे जो भी इंटरेस्टेड हो उनसे संपर्क करेंगे। आज कैमरा नहीं चल पा रहा है, कल से कैमरा भी चलेगा, प्रॉपर डिजिटल मोड पे भी आपके लिए क्लासेज होंगी। क्लास का थोड़ा सा पहले 1.25 घंटे और 1.5 घंटे के अंदर पढ़ें। तो आज हम इस वादे के साथ मिलते हैं, इस क्लास की रिकॉर्डिंग भी मैं आपको मिलेगी। इस वादे के साथ हम लोग जा रहे हैं कि आप मुझे एक लिस्ट बनाकर देंगे 10 बच्चों की जो आपके साथी हैं, आपके साथ पढ़े हैं, ताकि उनको हम जोड़ सके, उन्हें भी पढ़ा सकें। अभी उनकी कुछ ही क्लासें हैं, तो उन्हें कोई स्पेशल क्लास देकर उनको जोड़ेंगे। तो सलोनी, पूजा, नवप्रीत, कार्तिकेय, रीजा, गायत्री, आपसे एक हुम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज उन लोगों को भी आप जोड़ें। अब कल आपकी 1 बजे भी क्लास होगी और फिर शाम को भी क्लास, फिर शाम से हुए लग जाएंगे 8 घंटे। तो थैंक यू वेरी मच मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अब कल मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच, बाय। थैंक यू रिकॉर्डिंग सर।
कोई सवाल है तो पूछिए। पूजा, अनु, गायत्री, गिरिजा, कार्तिकी, नीतू, कोई सवाल है आपको? कोई सवाल नहीं। थैंक यू वेरी मच। कल मिलते हैं।